इंडियन लेफ्ट इकोसिस्टम पूरी तरह रैटल्ड, डिसमेंटल्ड और पूरी तरह थका हुआ, परेशान, दुखी नजर आ रहा है। वो सरदार जी वाला जो मीम है, करें तो करें क्या और बोले तो बोले क्या, वही वाली हाल हो गई है उसकी। अभी देश में जो रिसेंट एक्टिविटीज हुई हैं पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पे, पॉलिसी लेवल के स्पेक्ट्रम पे, उस पर जब आप देखते हैं तो लगता है कि लेफ्ट इकोसिस्टम को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, और वो फ्रस्ट्रेशन के अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल पर चले गए। अभी आप देखिए देश में हाल की कुछ घटनाएं अगर आप देखें तो 1 महीने पहले पहलगाम का एक हीनियस टेररिस्ट अटैक हुआ था। उसके पहले देश में क्या चल रहा था? वक्फ संशोधन बिल, वक्फ अमेंडमेंट जो बिल था उसके ऊपर लेफ्ट पूरी तरह रैटल्ड था, पूरी तरह दुखी था कि वक्फ का अमेंडमेंट कैसे पास हो गया। सब तरह के नाटक करने के बाद जो अरशद मदनी जी हैं और जो उनके महमूद मदनी जी और अरशद मदनी जी जो हैं, उन लोगों ने तो हर जगह जाकर के प्रोटेस्ट अपना करवाया, कार्यक्रम करवाए। वो पटना में आकर उन्होंने किया, उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को इन्वोक करने की कोशिश की, आदरणीय नीतीश कुमार को इन्वोक करने की कोशिश की, और किसी तरह से इस बिल को पास न होने देने के लिए सब कुछ अपना ट्राई कर लिया। उसके बाद भी लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया, और जैसा एक्सपेक्टेड था सुप्रीम कोर्ट में वो गया। सुप्रीम कोर्ट में उस पर क्या डिस्कशन हुआ और क्या रिजल्ट हुआ वो तो अभी कुछ दिनों में सामने आ जाएगा। बहरहाल वो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पास हो गया। अब वक्फ के अमेंडमेंट एक्ट के पास होने के बाद उसके ऊपर बहुत तरह के प्रपंच चल रहे थे, बहुत तरह के पॉलिटिकल बयानबाजी चल रही थी, और इसमें यह दिक्कत थी कि जितनी पॉलिटिकल बयानबाजी हो रही थी, जितने तरह के नाटक हो रहे थे, उससे बीजेपी को उतना ज्यादा फायदा हो रहा है। उसके बाद अचानक से पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हो गया। पहलगाम का टेररिस्ट अटैक वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से जो बीजेपी को लाभ हो रहा था उसको और बढ़ाने वाला था। मैं इसको पहले वाजे करता चलूं कि जिन लोगों की निर्मम हत्या हुई पहलगाम के टेररिस्ट अटैक में, जिन हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उसके लिए किसी तरह के कोई माफी नहीं दी जा सकती। लेकिन मेरा यह कहना कि बीजेपी को उसका फायदा हुआ वो इसलिए है क्योंकि उसमें जो इस्लामिक टेररिज्म का जो वर्स्ट चेहरा था वो सामने आया। लोगों से उनका धर्म पूछा गया, लोगों को कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, और उसके बाद उनकी निर्मम तरीके से पॉइंट ब्लैंक रेंज पर उनके परिवार, उनकी पत्नी, उनकी बहन, उनकी माता, उनके बच्चों के सामने उनकी हत्या की गई। सिर्फ पुरुषों की हत्या की गई, महिलाओं को छोड़ दिया गया, और महिलाओं को यह कहा गया कि जाके अपनी सरकार को बताओ। एक मैसेज, क्लियर कट मैसेज देने की कोशिश थी। तो जो इस्लामिक टेररिस्ट हैं, जो इस्लामिक टेररिज्म है, उसका जो वर्स्ट फेस है, जो घृणित चेहरा है, वो सामने है। और इस्लामिक टेररिज्म की बात भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती रही है, और उसने जो आवाज हिंदुओं के लिए उठाई है उसको और बल मिला इस पहलगाम टेररिस्ट अटैक से। पहलगाम टेररिस्ट अटैक ने वो चीज लोगों के सामने क्लियर कर दी जिसको कह तो रही थी बीजेपी, लेकिन लोग मानने को इच्छुक नहीं थे, या लोग थोड़े से उसमें नर्वस हो रहे थे। हमें जो गंगा जमुनी और धर्मनिरपेक्षता और सेक्युलरिज्म का जो चूरन चटाया गया है उसके लिए लोग कहीं ना कहीं वो थे, उन लोगों ने भी एक्सेप्ट किया। इनफैक्ट देश के जो विपक्ष है, देश का जो मुस्लिम वर्ग है, उसने भी एक्सेप्ट किया कि ये तो सिर्फ धर्म पूछ के मारा, इसमें तो कोई इसके लिए माफी ही नहीं हो सकती। और भारतीय जनता पार्टी को ऑब्वियसली उससे भी लाभ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर वर्ग है उसको, उसमें जो किनारे पे खड़े हुए लोग हैं, अब उनको भी ये तय करना होगा। आप हिंदू हैं, आप किस जाति से आते हैं, आप किसको मानते हैं, किस पार्टी को वोट देते हैं, क्या आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, डजंट मैटर। आप हिंदू हैं, आपका नाम हिंदू है, आपको कलमा पढ़ना नहीं आता है, यू विल बी शॉट, यू विल बी किल्ड इस्लामिक टेररिज्म के हाथ से। इसलिए ये भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बूस्ट दे रहा है, और इसकी भी समस्या है लेफ्ट इकोसिस्टम को। वो लेफ्ट इकोसिस्टम इसी को नकारने में लगा रह गया कि नहीं, धर्म पूछ के नहीं मारा गया, जबकि सच तो सबको पता है। इसलिए लेफ्ट इकोसिस्टम इसमें भी राइटर्ड है कि वो परेशान है कि उसकी बात तो कोई सुनना नहीं चाहता, बकवास कोई सुनना नहीं चाहता। लेफ्ट इकोसिस्टम इस बात से और ज्यादा परेशान है कि वो कास्ट सेंसस, कास्ट 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 कास्ट
भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स को तोड़ने के लिए कास्ट का इस्तेमाल कर रहा था। आदरणीय राहुल गांधी लगातार कास्ट सेंसस दिस ब्ला 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 किए जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने तय किया कि इस बार जो सेंसस होगा उसमें सबके कास्ट पूछे जाएंगे, कास्ट सेंसस होगा। इनफैक्ट मुस्लिमों में भी कास्ट सेंसस होगा। अब ये जो मुस्लिमों में भी कास्ट सेंसस होगा और कास्ट सेंसस करवाने की जो बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दी, तो उनका वो भी मुद्दा छिन गया। उसके ऊपर भी वो बोल नहीं पा रहे हैं, उसमें भी तकलीफ हो रही है उनको। देखिए, गाल बजाने के लिए, बहस करने के लिए, गलथोथरी करने के लिए, जिसको कहते हैं थेथरई करने के लिए, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी मुद्दा उनसे छिन गया। और उसके बाद पहलगाम का जो अटैक हुआ, और पहलगाम के हीनियस टेररिस्ट अटैक में, आतंकवादी घटना में, इस्लामिक टेररिस्ट घटना में, जब हिंदुओं की हत्या हुई, उनका पहचान कंफर्म करके उनको मारा गया, उसके बाद भारत की सरकार ने देश के अंदर सभी वर्गों ने जिस तरह सरकार के साथ वो खड़े हुए, सरकार को पूरा सपोर्ट दिया। आदरणीय असदुद्दीन ओवैसी भी सरकार के साथ खड़े हुए और उन्होंने कहा सरकार जो करेगी बिल्कुल सही, हम अपने डिफेंस फोर्सेस के साथ खड़े हैं और इसका जवाब दिया जाना चाहिए। तो इसमें भी लेफ्ट इकोसिस्टम को बहुत तेज मिर्ची लगी। वो करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या के मोड में आ गए। वो इसको झुटलाते रह गए, वो इसको झुटलाने की कोशिश करते रह गए, इंडियन डिफेंस को कमजोर समझने की कोशिश करते रह गए, लोगों को समझाने की। वो एक चिरकुट, पता नहीं वो इंडियन आर्मी से कहां से रिटायर्ड है, वो साहनी को साउनी करके लिखता है, वो आके सब जगह ज्ञान देते जा रहा है। हालांकि बिकता है उसका ज्ञान, इन लोगों को कुछ तो बोलना है, तो किसी को भी खड़े, वो पत्रकार रेजिमेंट वाला एक और था पहले, शुक्ला, वो भी दिख नहीं रहा, वो भी आता था, बकवास किए चले जाते हैं, लेकिन अब कोई बिकता नहीं है। लेफ्ट इकोसिस्टम परेशान। और इसके ऊपर से इनके जो जंगल में रहने वाले अब्बा लोग हैं, लेफ्ट इकोसिस्टम के, जो जंगलों में रहते हैं और जो जल, जमीन, जंगल के नाम पर लेवी वसूलते हैं करोड़ों की, ईयरली एक एस्टिमेट के अनुसार 100 से 200 करोड़ की लेवी वसूली जाती है। उन लोगों को भी बराबर से बारूद भरा जा रहा है। अभी 2-3 दिन पहले जैसे सीपीआई मार्क्सिस्ट है, सीपीआई मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट है, जिस तरह सीपीआई है, उसके जो हेड होते हैं वो जनरल सेक्रेटरी होते हैं, उसी तरह सीपीआई माओइस्ट जो है, जिनको हम लोग नक्सल के तौर पर आम भाषा में जानते हैं, उसका जो जनरल सेक्रेटरी होता है, उसका बॉस होता है, उसका हेड होता है, चीफ होता है, और उसको भारत की सुरक्षा बलों ने ठोक दिया जंगल में, मर गया वो कुत्ते की मौत। वो वाला जो उत्तर प्रदेश पुलिस बताती है, ला 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 ला, हो गया उसका। और उस पर भी राइटर लोग हैं, उस पर तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो जनरल सेक्रेटरी है आदरणीय डी राजा, वो चले आए कि नहीं, इनको मारना नहीं चाहिए। पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम, उनको तो ऑप्शन देना चाहिए था आत्मसमर्पण का। कोई गन लेके हमारे देश के सुरक्षा बलों के सामने, वो गन लेके, गन के प्रोटेक्शन में उसके लोग सुरक्षा बलों पे गोली चलाएंगे, तो सुरक्षा बल वो न कमजोर है, न उन्होंने चूड़ियां पहनी है, न वो किसी से डरते हैं, और वो जवाब देना जानते हैं। पहले की सरकारों ने उनके हाथ बांध रखे थे, आज की सरकार ने उनको कहा कि आपको जैसे करना है आप कीजिए, हमें रिजल्ट चाहिए, वो रिजल्ट दे रहे हैं। ला 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 उत्तर प्रदेश पुलिस वाला हो गया उनका, चले गए बस वह राजू। ऑपरेशन सिंदूर में 2-3 चीजें हुई जिसने इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा रैटल किया है। इंडियन डिफेंस फोर्सेस के जो प्रिसीजन स्ट्राइकिंग है, मतलब पिन पॉइंट स्ट्राइकिंग जो है, उसने इंडियन कैपेबिलिटी को दिखाया। और इनके जो पापा भारत के नॉर्थ में बैठे हैं, वो जो कहीं भी चले आ रहे थे, जिनके नाम लेकर ये बार बार गाना गा रहे थे कि वो आ गया है, वो आके बैठ गया है, चीन आके बैठ गया है, घंटा बाबा जी, उसका जितना सिस्टम था सारा सिस्टम पाकिस्तान को दे रखा था उन्होंने, और पिन पॉइंट प्रिसीजन स्ट्राइकिंग किया इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने, और पूरी तरह रैटल कर दिया उनके डिफेंस को। उनके रडार सिस्टम जाम किए, उनके रडार सिस्टम उड़ा दिए, उनके सारे एयरफोर्स के बेसेस उड़ा दिए। और किराना हिल वाली जो कहानी है वो तो सब लोगों को पता है। इंडियन डिफेंस फोर्सेस को पता ही नहीं था कि किराना हिल में न्यूक्लियर वॉरहेड्स उनके हैं, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी उनकी रखी हुई है,
और किराना हिल पे पता नहीं तब इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने क्यों अटैक किया, वो भगवान जाने, लेकिन कुछ रीजन रहा होगा और इंडियन डिफेंस फोर्सेस किराना हिल पहुंच गई। हो सकता है शायद बाद में उनको पता चला हो अच्छा वहां पर न्यूक्लियर उनके कैपेबिलिटीज है व्हाटसोएवर। तो इंडियन डिफेंस फोर्सेस वहां भी पहुंच गई, वहां भी उन्होंने स्ट्राइक किया, तकरीबन 11 एयरफोर्स बेसिस पे स्ट्राइक किए। और जो एक जिसको कहते हैं ना वर्चस्व, जिसको कहते हैं डोमिनेंस, वो डोमिनेंस दिखाया इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने और अपनी इंडिजिनियस कैपेबिलिटी से दिखाया, ये नहीं कि उधार की चीजों से। रफाल इंडिया में आया था, रफाल ने उस इंडिजिनियस सिस्टम को एक एडेड एडवांटेज दिया। रशिया से जो S-400 डिफेंस सिस्टम आया था उसने एक एडेड एडवांटेज दिया, बट इंडिया के पास इंडिजीनियस जो कैपेबिलिटी थी, इंडिया का जो पूरा का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसने पाकिस्तानी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया, पाकिस्तानी ड्रोन्स को नष्ट किया। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि आदरणीय गुरुद्वारा साहब जो अमृतसर में है, स्वर्ण मंदिर, उसके ऊपर भी उन्होंने मिसाइल अटैक किया था पाकिस्तान ने। दिल्ली के ऊपर उन्होंने शाहीन मिसाइल, एक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाली मिसाइल को भी उन्होंने भेजा था और उन सबको इंडियन डिफेंस सर्विसेज ने, इंडियन एयर डिफेंस ने न सिर्फ इंटरसेप्ट किया बल्कि उसको नष्ट भी कर दिया। और वो कहीं खेत में, कहीं यहां कहीं वहां गिरे और एक भी कहीं हिट नहीं कर पाया। और ये सारा इंडियन इंडिजीनियस कैपेसिटी है, 80% 85% इंडियन इंडिजीनियस कैपेबिलिटी है। तो इंडिया को ब्लैकमेल भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा नहीं किया जा सकता। लेफ्ट इकोसिस्टम इस पे भी परेशान है कि करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। उनका दुख, उनकी पीड़ा, ये दुख साला खत्म ही नहीं होता लेफ्ट इकोसिस्टम। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लफ की भी हवा निकाली, पूरी तरह हवा निकाली। पहले जब उन लोगों ने टेररिस्ट अटैक किया, इस्लामिक टेररिस्ट ने जब पहलगाम में हिंदू टूरिस्ट को मारा, उसके बाद सब गाना गा रहे थे, इंडिया कब रिटेलिएट करेगा, इंडिया कब रिटेलिएट करेगा, क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं, क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं। जब जवाब देने लगे तो आया डी एस्केलेट, डी-एस्केलेट, डी-एस्केलेट। और जब डी एस्केलेट किया तब कहने लगे कि पाकिस्तान से तो करते हैं, चाइना से नहीं करते हैं। बाद में पता चला सारा चाइनीज सिस्टम था पाकिस्तान के पास और सबकी ऐसी तैसी कर दी डिफेंस सर्विसेज में इंडिया की। करें तो करें क्या, उनके उत्तर वाले, नॉर्थ वाले जो अब्बू हैं वो भी खत्म, जो उनके वेस्ट वाले अब्बू हैं उनकी तो ऐसी तैसी हुई ही पड़ी है, और देश के अंदर जो जंगल वाले अब्बू हैं उनकी भी कह के ले ली। तो परेशान है बेचारे कि वो क्या करें, उनका ज्ञान कोई सुनने को तैयार नहीं होता। और इस पूरे घटनाक्रम ने दिखा दिया कि सरकार क्या कर रही है, सरकार ने क्या किया है। जो ये गाना गाते थे ना कि टैक्स इतना लगता है, जीएसटी हम भी देते हैं, लोग टैक्स से परेशान है, महंगाई से परेशान है, पेट्रोल इतना महंगा क्यों है, डीजल का इतना महंगा क्यों है, बिजली इतनी महंगी क्यों है। जवाब बहुत, जो एक कहते हैं ना क्रिकेटर्स का बैट, जो बैटर्स होते हैं उनका बैट जवाब देता है, गवर्नमेंट के इस काम ने जवाब दे दिया है। सबके सब चुप हैं, कोई बोल नहीं पा रहा है, कोई कुछ कह नहीं पा रहा है। गाना गाना, थरथरई करना, उसकी तो कोई सीमा नहीं है, करते रहो। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो ऑपरेशन अंजाम दिया और जिस तरह से उसने चीजों को एक दिन के बाद एक दिन अपना दिखाया कि हम क्या क्या कर सकते हैं, उसने पूरी तरह पाकिस्तान को डिवास्टेटेड कर दिया, पूरी तरह वो घुटनों पे आ गया। पहले दिन इंडिया ने क्लियर कट, चाहे वो पीओजेके हो या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर के पार रियल पाकिस्तान, दोनों जगह पर टेररिस्ट जो हेडक्वार्टर्स थे, टेररिस्ट जो कैंप्स थे, उनको अटैक किया, प्रिसीजन अटैक। पाकिस्तानियों ने खुद बताया, जैश ए मोहम्मद का जो था हेडक्वार्टर, उस पर अटैक किया, लश्कर ए तैयबा के हेडक्वार्टर पे अटैक किया मुरीदके में, और हिजबुल मुजाहिदीन के हेडक्वार्टर पर अटैक किया। और जब पाकिस्तान ने उसको एस्केलेट करने की कोशिश की तो पहले उनके ड्रोन्स को मार गिराया, उसके बाद उनके शहरों में अटैक किया, पाकिस्तानी रडार सिस्टम को जाम किया, पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम को जाम किया, और उसके बाद बताया कि देखो पहले तो हम आतंकवादियों को मारेंगे, तुम बीच में आओगे तो तुम्हारे सिक्योरिटी फोर्सेस को भी मारेंगे, और उसके बाद भी नहीं मानोगे तो हम तुमको बताएंगे कि तुमको हम निकम्मा बनाकर और फिर तुमको मार सकते हैं, मार इतना गंदा सकते हैं कि तुमको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। जो इजराइल ने
6 डे वॉर में मिस्र, सीरिया और जॉर्डन के साथ किया था, वही टैक्टिक भारतीय सेनाओं ने अपनाया। उन्होंने पाकिस्तान के हाई वैल्यू एसेट्स को, उनके एयरक्राफ्ट्स को कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने बता दिया तुम्हारा रनवे हम हिट कर सकते हैं, और अगर अब भी नहीं सुधरे, रनवे तो हिट कर दिया, तुम्हारे प्लेन्स वहां से नहीं उड़ेंगे। तुम्हारे जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाले न्यूक्लियर एसेट्स जहां पर रखे हुए हैं, उन किराना हिल को हमने अटैक किया, उसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को भी हिट किया और हिट करके बंद कर दिया। अब उसके अंदर अगर मान लो कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ हो, वी डोंट नो, नो वन नोज, बट यूएस के जो इंटरसेप्टर, यूएस के जो रिकॉनेंस प्लेन्स हैं, वो घूमने लगे वहां पर ताकि ये पता कर सके कि कोई न्यूक्लियर लीकेज तो नहीं हुआ है। तो इंडिया ने ये दिखा दिया कि देखो हम उस कैपेबिलिटी पे भी हमला कर सकते हैं, हमने किया नहीं, तुम बचे हुए हो, सुधर जाओ वरना वहां भी आ सकते हैं। तुम्हारे जितने एयर बेसेस हैं हम उनके ऊपर हमला कर सकते हैं। पहले ही उनके जो पूरे के पूरे एयर बेसेस के जो एयर स्ट्रिप है उसके ऊपर हमला किया, उसको डिसमेंटल कर दिया, तो उनके प्लेन्स वहां से उड़ नहीं पाएंगे। और अगर अब भी नहीं मानोगे तो तुम्हारे जो प्लेन्स हैं उन पे भी अटैक कर देंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे, सिटिंग डक, बैठे हुए ही खत्म हो जाओगे। इंडिया ने अपनी कैपेबिलिटी दिखा दी, इंडिया ने कह दिया कि हम टॉलरेट नहीं करने जा रहे हैं टेररिज्म को, चाहे वो इंडिया में हो या अब तुम कहीं भी रहो देश के बाहर। आदरणीय विदेश मंत्री ने तो क्लियर कट कह दिया, वो कहीं भी हो, वो भारत में हो या कहीं भी हो, वो अब नहीं रहेंगे। और इंडिया ने इस पूरे बॉल गेम को ना उठाकर अब उनके कोर्ट में डाल दिया। अब ये नहीं कि तुम आओगे तो हम डिफेंस करेंगे और तब मारेंगे, तुम जहां हो वहीं जाकर ठोक देंगे तुमको, सुधर जाओ। तो उनके वेस्ट वाले अबू इकोसिस्टम के तो सरेंडर हो गए। उनका प्राइम मिनिस्टर आके बोल भले रहा है हम जीत गए, हम जीत गए, वो मीम चल ही रहा है, बाहर से आके बोल रहा है हम जीत गए और पीछे से कपड़े फटे हुए हैं उसके। लेकिन डीजीएमओ पाकिस्तान ने कॉल किया था इंडियन डीजीएमओ को पहले, और इंडिया ने तो अपना सारा सैटेलाइट इमेजरी और सब कुछ दिखा दिया, तो इसमें खत्म हो गया। वो राफेल की टेस्टिंग हो गई, इंडियन इंडिजीनियस कैपेसिटी की टेस्टिंग हो गई, उसका पता चल गया कि वो क्या क्या कर सकता है। चाइना रैटल्ड है, स्कैटर्ड है, चाइना डरा हुआ है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। उसके जितने सिस्टम थे सारे के सारे तो पाकिस्तान में थे और सब फेल हो गए, तो वो भी अभी ठंड बैठा है। वेस्ट, जैसा कि फॉरेन मिनिस्टर आदरणीय जयशंकर अक्सर कहते हैं कि वेस्ट ने एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो पाकिस्तान में थी उसको आर्म्स दिए, उसको एम्युनिशन दिया, उसको वेपन्स दिए, लेकिन डेमोक्रेसी इंडिया को नहीं दिया। अब द वेस्ट हैज इट्स फूट इन इट्स माउथ, वो बेचारे समझ नहीं पा रहे हैं करें तो करें क्या। इंडिया ने तो अपनी कैपेबिलिटी दिखा दी, और इंडिया घंटे से परवाह तो भारत कभी कर नहीं रहा है। भारत की जो विदेश नीति है वो तो सबको समझ में ही आ रही है, हमको तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें जो करना है हमारे देश के लिए जो अच्छा है हम वो करेंगे, वो अलग परेशान। इंडियन का जो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो फॉरेन अफेयर्स है, रशिया से ऑयल परचेज करने का, या जो भी है, और जिस तरह से पिछले 4-5 सालों में दिखा है इंडियन फॉरेन पॉलिसी एक तरह से डोमिनेंस करता हुआ, वो दिख रहा है। वेस्ट इससे परेशान। पाकिस्तान, जो मैंने कहा ही वेस्टर्न फ्रंट वाले इकोसिस्टम के अब्बू, वो तो घुटनों पे आ गए, उनकी तो खैर ऐसे भी कोई हैसियत नहीं है। नॉर्दर्न फ्रंट वाले जो अब्बू हैं उनकी भी ऐसी तैसी हुई पड़ी, और जो वेस्टर्न फ्रंट वाले अब्बू हैं उनको इंटरनली डैमेज अब इंडिया कर रहा है। वो तो यही कह रहे हैं भारत इसमें कितना कर रहा है नहीं कर रहा है पता नहीं, लेकिन वो अंदर से इतने टूटे हुए हैं। वो जो जुल्फिकार अली भुट्टो का था ना, ब्लीडिंग इंडिया विद 1000 कट्स, अब वो अपने घर को संभाले कि यहां लड़े। बलूचिस्तान परेशान है, केपीके परेशान है, सिंध परेशान है, और इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी जिसका चरस बोया गया था 1960 में, उसको भी एबेंस में रख दिया। उसको सस्पेंड पूरी तरह नहीं किया, लेकिन ये कह दिया अभी हम नहीं दे रहे पानी। और इंडिया भी अपनी कैपेबिलिटी भी बढ़ाया जा रहा है, वाटर स्टोरेज की, वाटर के यूज की। उनके यहां तो ऐसे ही परेशानी। तो अब ये नहीं चलेगा कि तुम आओ हम पे अटैक करो और हम साथ साथ रह रहे हैं, गंगा जमुना और दिस दैट वो सब नहीं चलेगा। तुम जहां हो वहीं मारेंगे।
तुम हमें 1000 कट्स देने की कोशिश करोगे, हम तुम्हारे पास 10,000 कट्स, इतने कट्स दे देंगे तुम्हारा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, तुम्हारे एग्जिस्टेंस पे सवाल हो जाएगा। करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, तुम्हारी भी वही हाल हो। और नेल इन द कॉफिन है फॉरेनर्स के डिपोर्टेशन का। सुप्रीम कोर्ट दौड़ के गए, रोहिंग्यास को डिपोर्ट कर रहे हैं, बांग्लादेशियों को डिपोर्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया नहीं भैया, हम तो खुद 145 करोड़ है, धर्मशाला थोड़े ही। वहां भी इकोसिस्टम परेशान है, करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। प्रशांत भूषण, कॉलिन गोंजाल्वेस बैठ के बता रहे हैं कि इंडिया का संविधान ये है और हमारा ये है और ऐसा है, क्या हम लोग रख नहीं सकते हैं। हर्ष मंदर बता रहे हैं क्या हम लोग इतने लोगों को रख नहीं सकते हैं, 22,000 लोगों को कर नहीं सकते। ठेका ले रखा है हमने ठेका तो ले नहीं रखा है। तुम यहां आओगे, फर्जी वोटर कार्ड बनाओगे, तुम यहां आओगे, राशन कार्ड बनवाओगे, तुम यहां आओगे, यहां का खाओगे और यहीं पर आके दीमक की तरह टर्माइट्स देश को खोखला करोगे। ठेका ले रखा है हमने, भग जाओ यहां से। उसमें भी इकोसिस्टम परेशान है, करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। नीति की, संविधान की, मानवता की दुहाई दे रहे हैं। अरे भैया, मानवता की दुहाई हमारे लिए चली क्या? हम तो किसी पर अटैक करने नहीं गए थे, हम तो वहां पर छुट्टियां मनाने गए थे। हम तो गए थे पैसे जमा कर करके। वो एक बहुत शानदार वीडियो आया था उस बच्चे का, उसने बहुत कहा कि कोई काम करता है, बच्चे कह रहे हैं कि हमें कश्मीर जाना है, माँ उनकी मना कर रही है, पिता कहता है बच्चों की खुशी के लिए अपना जो बचत है उसको लेके कश्मीर जाता है घुमाने के लिए। वहां आता है, उसको गोली मार देता है उसके बच्चों के सामने, उसकी पत्नी के सामने, और कैंडल लोग लेके निकल रहे हैं। उसने बहुत सही कहा, उस कैंडल को घर लाइए, उसको पिघलाइए और उसको डाल लीजिए। बहुत सही कहा उसने। हमने ठेका नहीं ले रखा है किसी का, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। अब जब लेफ्ट इकोसिस्टम पूरी तरह रैटल्ड है तो ऑल नॉन इश्यूज को फिर से इरप्ट कर रहे हैं। अब कांग्रेस का तो जो हाल है, लेफ्ट इकोसिस्टम तो हंसी का पात्र 2014 से बना हुआ है और कांग्रेस पार्टी भी 2014 से हंसी की पात्र बनी हुई थी। लेकिन 2024 के इलेक्शन में वो जो परसीव्ड उनकी जीत थी, जिसको वो कह रहे थे नैतिक जीत, तो वो अक्सर बताते थे वो 99 सीट आने वाली, और उसके बाद विपक्ष के नेता बनने के बाद भी आदरणीय राहुल गांधी अभी फिर पूछ रहे हैं कि कितने रफाल गिरे बताओ। हालांकि सरकार नहीं बताएगी, ये क्लियर कट है, और वो कुछ भी कर लें कुछ मिलेगा नहीं उनको। लेकिन नॉन इश्यूज को आदरणीय राहुल गांधी उठा रहे हैं, नॉन इश्यूज को उठाया जा रहा है देश के पूरे विपक्ष के द्वारा। ट्रंप ने क्यों कहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं कहा? अब ट्रंप ने क्यों कहा? ट्रंप को पाकिस्तान जाके हर घंटे का बता रहा है, हर मिनट का बता रहा है, मार उसको पड़ रही है। वो बोल रहा है हाँ मालिक, हमने बात कर ली है, उन्होंने कहा है ठीक है सीज फायर करेंगे। ट्रंप बीच में कूद के उसने दे दिया ट्वीट। ट्रंप जाने, उसका काम जाने, उसको नहीं बोलना चाहिए था। और जब ट्रंप ने ट्वीट किया उसी दिन फिर पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा और भारत ने फिर अच्छे से तोड़ा उसको। उसके बाद ट्रंप ने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन नॉन इश्यूज लेफ्ट इकोसिस्टम उठा रहा है, तो हंसी के पात्र हैं, उनकी कोई वैल्यू तो है नहीं। आदरणीय शशि थरूर तिरुवनंतपुरम के सांसद हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रांगली इंडिया का साइड लिया। पूरे इंटरनेशनल मीडिया में जहां जहां आदरणीय शशि थरूर गए, उन्होंने कंप्लीटली पाकिस्तान को, जैसे इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने पाकिस्तान के सारे डिफेंस, सारे तिल तमाड़ और सारे डिंग डोंग को डिफेंस फोर्सेस ने छापड़ मार के, लाफे मार के दुरुस्त किया। आदरणीय शशि थरूर ने डिप्लोमेसी में, आदरणीय शशि थरूर ने अपने इंटरव्यूज में अपने तर्कों के सहारे यही किया। क्लियर कट कहा उन्होंने, और बहुत सही कहा उन्होंने कि तुम करगिल में आए, हम एलओसी के अंदर रहे। तुम 2008 में मुंबई पे आए, हमने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया, हमने डिप्लोमेसी किया। उसके बाद तुम उरी में आए, हम पीओजेके में गए। उसके बाद तुमने पुलवामा किया, हम पाकिस्तान के अंदर गए, एयरफोर्स के साथ गए, सिर्फ हमने आतंकवादियों को टारगेट किया। तुम अभी आए, अब हम पाकिस्तान के अंदर बिला खौफ जाएंगे, तुम कुछ करोगे तुम्हें पीटेंगे, और बिल्कुल हमारा ये हक। आदरणीय शशि थरूर ने कहा, केंद्र सरकार ने उनको जो 5 इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उसकी जो कमिटी बनी है उसमें हेड करने के लिए उनको भेजा। आदरणीय शशि थरूर ने एक्सेप्ट किया, कांग्रेस उस पर नाटक कर रही है, हमने जिनका नाम लिया उनको क्यों नहीं भेजा। जो लोग कैपेबल होंगे वही जाएंगे ना। ये देश का सवाल है, कांग्रेस पार्टी का थोड़े ही कि आदरणीय राहुल गांधी है तो आदरणीय राहुल गांधी ही बनेंगे अध्यक्ष, वही होंगे प्रधानमंत्री के कैंडिडेट। देश का सवाल है, जो कैपेबल है वो जाएगा। आदरणीय राहुल गांधी तो
जाते हैं कांग्रेस के एक्टिविटीज में, कांग्रेस के कार्यक्रमों में, विदेशों में जाते हैं या दूसरे कार्यक्रमों में विदेश में जाते हैं और जिस तरह की बातें करके आते हैं उनके ऊपर तो कोई भरोसा कभी नहीं करे, भारत के नाम पर तो कभी कोई भरोसा नहीं करे। और आदरणीय राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में क्या करते हैं, और कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल गांधी को हमेशा अपने नेता मानते रहे। यहां देश को रिप्रेजेंट करना है। आदरणीय राहुल गांधी से बहुत हाई आईक्यू वाले बहुत सारे लोग हैं इस देश में, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आदरणीय राहुल गांधी सही नहीं है, शशि थरूर हैं, इसलिए वो रिप्रेजेंट करेंगे। लेफ्ट इकोसिस्टम नॉन इशू पे बात करता रहे, दुखी होता रहे, मजाक का विषय 2014 से बना हुआ है। कांग्रेस अपना परसीव्ड जो विन है अगर उसको बचाए रखना चाहती है तो इस तरह के बकवासों से उसको साइड हो जाना चाहिए और चुप रहना चाहिए। चुप रहना भी एक स्ट्रेटेजी होती है। आप चुप रहोगे, आपके वोट बढ़े भले नहीं, लेकिन आप जिस तरह की बातें कर रहे हो वो बढ़ना तो छोड़ो और घटा दे। बाकी इकोसिस्टम तो ऐसी तैसी करा ही रहा है, कांग्रेस पार्टी का खुद का डिसीजन है।